हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर। तो इसके पहले वाले वीडियो को हमने कहाँ एंड किया था, रेफर पेन वाले क्लिनिकल से, कि आपको रेफर पेन के लिए डर्मेटोम्स आना चाहिए और आपको नर्व की रूट वैल्यू आनी चाहिए। तो इंटरकोस्टल नर्व्स यानी कि T1 T2 T3 T4 वही तो होती है इंटरकोस्टल नर्व्स, एंड फ्रेनिक नर्व यानी कि C3 C4 C5। तो आपको अगर रूट वैल्यू पता है नर्व की, तो आप बता सकते हैं कि इस नर्व का पेन कहाँ रेफर होगा। ओके, किससे? डर्मेटोम से। एंड अब हम बात करते हैं आपसे रेसेस की। देखिए, हमने आपको बताया था ना कि पैराइटल लेयर या फिर आउटर लेयर ऑफ प्लूरा को हम 5 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4, दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज फिफ्थ पॉइंट। 5 पॉइंट बताए थे। तो हमने आपको 1 2 एंड 3 तीन पॉइंट्स की पूरी बात कर ली थी, और हमने 3 पॉइंट में बताया था ना आपको नर्व सप्लाई, इंटरकोस्टल नर्व, फ्रेनिक नर्व। तभी तो हम आए थे यहाँ पर रेफर पेन वाले कॉन्सेप्ट पर। ओके, यहीं से तो हमने रेफर पेन आपको बताया था। ओके, ये हो गया। अब हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे रेसेस एंड फोर्थ रेसेस, यानी कि दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा एंड फिफ्थ पॉइंट ऑफ पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा पर। ओके, ये हो गया। कोस्टोमीडियास्टिनल रेसेस। देखिए, रेसेस वही बोला कि रेसेस आप बहुत सारी जगह पढ़ते हो, ये एक कॉमन वर्ड है। एनाटॉमी में आप इसे कहीं भी पढ़ सकते हो जहाँ पर केविटी है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, कोस्टोमीडियास्टिनल रेसेस ये दो होते हैं मतलब कि ये आपको राइट साइड में मिलेगा एंड ये आपको बॉडी में लेफ्ट साइड में मिलेगा। ओके, एंड ये भी दो ही होते हैं, मतलब राइट साइड भी मिलेगा एंड लेफ्ट साइड भी मिलेगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए, कोस्टोमीडियास्टिनल रेसेस, इसके लिए मुझे आपको 3 पॉइंट बताने हैं, 3 पॉइंट बताने हैं। वो 3 पॉइंट क्या? तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि हमारा जो कोस्टोमीडियास्टिनल रेसेस है ये कहाँ लाई करता है। तो मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, लाइज। कहाँ लाई करता है? ये लाइज एंटीरियर, आगे की साइड लाई करता है, बिहाइंड स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। क्योंकि यार देखिए ना, रिब केज के अंदर ही तो हमारी थोड़ी सी केविटी होती है, तो ऑफकोर्स जो भी होगा वो स्टर्नम के पीछे और रिब्स के पीछे होगा। तो लाइज एंटीरियर, आगे की साइड लाई करता है, एंड बिहाइंड, BHIND, बिहाइंड स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज, बिहाइंड स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। ओके, ये हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोस्टोमीडियास्टिनल रेसेस। इसका सेकंड पॉइंट, हाँ तो देखिए, इसका कोस्टोमीडिएशनल रेसेस का सेकंड पॉइंट होगा कि जो राइट और लेफ्ट कोस्टोमीडिएशनल रेसेस होते हैं, तो इन दोनों की साइज सेम नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कार्डियक नोच, एंड आपको पता होगा कार्डियक नोच कहाँ होती है। कार्डियक नोच होती है हमारे लेफ्ट साइड वाले लंग्स के पास। तो ऑफ कोर्स अगर लेफ्ट साइड वाले लंग के पास कार्डियक नोच है, तो जो लेफ्ट साइड का कोस्टोमीडिएशनल रेसेस होगा वो क्या होगा? वो साइज में बड़ा होगा एज कम्पेयर टू राइट साइड के कोस्टोमीडिएशनल रेसेस में। ओके, तो ये ध्यान रखना कि दोनों के दोनों राइट एंड लेफ्ट कोस्टोमीडिएशनल रेसेस की साइज इक्वल नहीं होती है। लेफ्ट वाला बड़ा होता है ड्यू टू कार्डियक नोच ऑन लेफ्ट लंग। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट साइड वाला, वो क्या होता है? लार्ज होता है। लेफ्ट वाला होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। क्यों? ड्यू टू कार्डियक नोच। ड्यू टू कार्डियक नोच। एंड आपको पता होगा कि कार्डियक नोच कहाँ होती है? कार्डियक नोच होती है हमारे लेफ्ट लंग के पास। तो मैं कार्डियक नोच को गोला करके लिख रहा हूँ ऊपर, लेफ्ट लंग। ओके, तो ये हो गया। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा हमारे लिए फिल बाई, मतलब कि जो कोस्टोमीडिएशनल रेसेस होते हैं दोनों के दोनों राइट एंड लेफ्ट, ये क्यूट ब्रीथिंग, कोई बंदा कोई धीरे से भी सांस लेता है तो ये दोनों के दोनों रेसेस फिल मतलब भर जाते हैं, मतलब इन दोनों रेसेस में हमारा लंग्स आ जाता है। क्योंकि यार वही बोला ना, लंग्स जब भी हम सांस इनहेल करेंगे, हवा को अंदर लेंगे, तो लंग्स का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। लंग्स मतलब लंग हमारा एक्सपेंड करेगा, लंग्स की साइज बड़ी होगी। लंग्स की साइज बड़ी होगी तो ऑफकोर्स ये जो रेसेस है इनकी साइज छोटी होती जाएगी। जैसे हम हवा भरेंगे तो लंग्स की साइज़ बड़ी होगी, लंग्स की साइज़ बड़ी होगी तो जो केविटी का एक्सटेंशन है वह कम होता जाएगा। केविटी का एक्सटेंशन कम होगा मतलब कि जो केविटी के जो रेसेज हैं वो भी कम होते जाएंगे। मतलब कोई बंदा अगर धीरे से भी सांस लेता है ना, तो जो हमारे लंग्स की एंटीरियर मार्जिन है, उस एंटीरियर मार्जिन के थ्रू ये दोनों के दोनों राइट एंड लेफ्ट कोस्टोमीडिएशनल रेसेज क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो मैं वही लिख रहा हूँ, फिल बाई
एंटीरियर मार्जिन, ओके, फिल बाय एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग ड्यूरिंग क्यूट ब्रीथिंग। मतलब धीरे से भी सांस लेगा तो ये दोनों के दोनों रेसेज राइट एंड लेफ्ट वाले लंग्स की एंटीरियर मार्जिन के थ्रू फुलफिल हो जाते हैं, भर जाते हैं ड्यूरिंग क्विट ब्रीथिंग, QUIET, ड्यूरिंग क्विट ब्रीथिंग, BREATHING। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि थोड़े से सांस लेने से भी दोनों रेसेस भर गए, ऑफ कोर्स भर गए, लेकिन हमने बोला कि राइट वाला छोटा होता है, लेफ्ट वाला बड़ा होता है। मतलब कि कोई बंदा क्विक ब्रीथिंग करता है ना, धीरे से भी सांस लेना, तो जो राइट वाला है ना ये तो पूरा का पूरा भर जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला रेसेस होगा पूरा का पूरा नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला साइज में बड़ा होता है। देखिए ना, लेफ्ट वाला लार्ज होता है ड्यू टू कार्डियक नॉइज प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग। तो क्यूट ब्रीथिंग पर राइट वाला तो कोस्टोमीडियस्टिनल पूरा भर जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला नहीं भरेगा, इसीलिए मैंने लिख रखा है सो मतलब, हाँ तो मैंने सो लिखा है, सो का मतलब मतलब इसलिए, सो का मतलब ये है कि क्विक ब्रीथिंग पर राइट वाला छोटा होता है तो ये तो पूरा का पूरा भर जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग से पूरा का पूरा नहीं भरेगा। मतलब क्विक ब्रीथिंग के बाद भी हमें राइट वाला नहीं दिखेगा, लेकिन लेफ्ट वाला दिखाई देगा। ओके, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। सो लेफ्ट वाला सीन, सो लेफ्ट सीन। ओके, तो लेफ्ट सीन मतलब क्या है? मतलब हमें लेफ्ट साइड वाला कोस्टोमीडियस्टिनल रेसेज दिखाई देगा क्विक ब्रीथिंग पर भी। ओके, तो दीज आर द 3.4, ये तीनों के तीनों पॉइंट हो गए हमारे कोस्टोमीडियस्टिनल रेसेज के लिए। एंड उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कोस्टोडायाफ्रेगमेटिक रेसेज के लिए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट, और इसी से ही हम आपको बताएंगे इसका क्लिनिकल। हमने आपको बोला था ना कि हमने याद बताया था आपको थोरिकोसेंटेसिस कि हमारे लंग्स में जो प्लूरल कैविटी होती है, मतलब बोथ लेयर्स पैराइटल और विसरल लेयर के बीच जो प्लूरल कैविटी होती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। अगर उस फ्लूइड का वो फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में बन गया तो उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल इफ्यूजन। एंड अगर हमें इस फ्लूइड को निकालना है तो हम थोरेक्स में एक निडल डालेंगे। तो वो निडल कहाँ से डालते हैं उसका कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ से। वो निडल हम डालते हैं कोस्टोडायाफ्रेगमेटिक स्पेस में। इसमें भी कहाँ से डालते हैं? कोई फिक्स जगह बताएंगे ना चेस्ट पर कि यहाँ से डालेंगे, और कहाँ डालेंगे? इस वाले रेसेस के अंदर। और फिर इसी रेसेस के थ्रू हम सारा का सारा जो हमारा प्लूरल कैविटी के अंदर एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है, जमा हुआ है, उसको निकाल लेंगे। तो वो यहाँ से बताएंगे। तो इसके बताएंगे टोटल 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स में से हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की इसके। तो देखिए इसके 2 पॉइंट्स में यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? देखिए यहाँ क्या लिखा था? लाइज एंटीरियरली बिहाइंड स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ लिखेंगे लाइज, ये कहाँ लाई करता है? लाइज इंफीरियर। क्योंकि देखिए ना डायफ्राग्मेटिक लिखा है तो ऑफकोर्स नीचे की साइड होगा। देखिए आपको बताओ, देखिए ना कोस्टो देखिए कोस्टल, देखिए ये पैराइटल पेरिटोनियम की बात, पैराइटल पेरिटोनियम क्या, पैराइटल प्लूरा की ही बात कर रहा हूँ। कोस्टो यानी कि दिस इज कोस्टल, मीडियस्टिनल यानी कि दिस इज मीडियस्टिनल पार्ट, डायफ्रेगमेटिक यानी कि दिस इज द डायफ्रेगमेटिक पार्ट ऑफ पैराइटल लेयर ऑफ प्लूरा। ओके, तो कोस्टो मीडियस्टिनल डायफ्रेगमेटिक, कोस्टो मीडियस्टिनल एंड डायफ्रेगमेटिक, इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं समझ रहे होंगे आपके हिसाब से। तो ये ऑफकोर्स डायफ्राम है, तो डायफ्राम नीचे की साइड होता है, तो दिस इज लाइज इन्फीरियरली, ये नीचे की तरफ लाई करता है। बिटवीन, किसके बीच होगा ये? बिटवीन कोस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक प्लूरा, कोस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। ओके, हमने बोला इसके 2 पॉइंट बताएंगे, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट होगा क्लिनिकल। हमें अगर इसका मेजरमेंट लेना है, देखिए इसके दोनों के दोनों, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों साइज में सेम होते हैं। ओके, मतलब नियर अबाउट सेम होते हैं, साइज वेज का कोई डिफरेंस नहीं है। साइज का डिफरेंस यूँ है, मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि इन चारों रेसेस में से सबसे छोटा रेसेस कौन सा है, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आपके पास राइट वाला। क्योंकि देखिए ना लेफ्ट वाला तो, राइट और लेफ्ट इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा है लेफ्ट वाला, तो ऑफ कोर्स राइट वाला छोटा है ही, और ये दोनों पहले से ही बड़े होते हैं साइज में। तो इन चारों में से अगर आपसे पास एक ऑप्शन आए कि इन चारों में से सबसे छोटा रेसेस कौन सा होता है, तो उसका आंसर जाएगा राइट कोस्टोमीडियस्टिनल रेसेस ऑफ
प्लूरा, ओके, रेसेज ऑफ प्लूरल कैविटी, ये हो गया। एंड आते क्लिनिकल में देखते हैं इसका मेजरमेंट देखते हैं। देखिए मैंने बोला कि ये बड़े होते हैं तो उसका पता आपको कैसे लगेगा, मेजरमेंट से, क्योंकि मेजरमेंट यानी कि साइज। तो ऑफकोर्स अगर आपको साइज पता लग जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसे ही बड़ा होता है, तो मेजरमेंट से आपको डिसाइड हो जाएगा। तो MEAS, देखिए मैं मेजरमेंट क्यों बता रहा हूँ, मैंने बोला ना कि चेस्ट में हमें निडल कहाँ डालनी है, तो ऑफकोर्स हमें पूरे एक्यूरेट उसकी लेंथ हाइट पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इस जगह पर इतने सेंटीमीटर पर डालनी होती है, ओके, तभी तो हम एक्यूरेट कर पाएंगे। वरना क्या पता हमको निडल डालनी थी इस रेसेस के अंदर और क्या पता हमारा लंग पंचर हो गया, अगर लंग पंचर हो गया निडल से तो ऑफकोर्स ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें लंग्स को पंचर नहीं करना है, हमें निडल ओनली इस रेसेस के अंदर डालनी है ताकि हम फ्लूइड निकाल सकें। देखिए मैं बात कर रहा हूँ थोरेकोसेंटेसिस की, जिससे हम हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर का एक्सिस फ्लूइड निकालते हैं। किसके थ्रू, मतलब किस में एक्सिस फ्लूइड बनता है, प्लूरल इफ्यूजन में। तो मेजर, MEASURE, मेजरमेंट लेने का रीज़न है कि हमें एकदम किस जगह पर नीडल डालनी है। तो मेजरमेंट में देख रहा हूँ मैं इसका वर्टिकल में ये होता है 5 सेंटीमीटर लंबा। कौन सा, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और किसके, कौन सी रिब्स के अगेंस्ट होता है ये 8वीं 9वीं और 10वीं 8th to 10th रिब के अगेंस्ट प्रेजेंट होता है, मतलब इन रिब्स के पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, अंदर की साइड प्रेजेंट होगा। देखिए मैं थोड़े से कैविटी की बात कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स रिब्स के अंदर के साइड ही होगा ना, तो 8 9 10 इन रिब्स के अंदर की साइड प्रेजेंट होगा। एंड कहाँ होगा, मिड एक्सिलरी लाइन पर। ये मेजरमेंट कहाँ से लिया है मैंने, मिड एक्सिलरी लाइन से, ओके, मिड एक्सिलरी लाइन से, EXLLARY, मिड एक्सिलरी लाइन से मैंने ये मेजरमेंट लिया है, ओके, ये हो गया। तो अब ये पूरा मेजरमेंट हो गया, ठीक है चलो। तो अब हमें आइडिया भी लग गया कि हम थोरेकोसेंटेसिस कहाँ से करेंगे। थोरेकोसेंटेसिस यानी कि प्रोसीड्यूर फ्लूइड एस्पिरेशन फ्रॉम प्लूरल कैविटी। हम प्लूरल कैविटी से जो फ्लूइड का निकालेंगे, ऑफकोर्स फ्लूइड कैसे निकालेंगे, एक निडल डालकर। तो वो निडल कहाँ डालते हैं, वो निडल डालते हैं यहाँ पर मतलब कि हम देखेंगे मिड एक्सिलरी लाइन पर निडल डालनी है। मिड एक्सिलरी लाइन तो बहुत लंबी होती है, तो उसमें भी कहाँ पर, उसमें भी 8वीं 9वीं और 10वीं रिब्स को देखते हुए इन रिब्स के आसपास हमें डालनी है, या फिर इन रिब्स से रिलेटेड जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ डालनी है। और इसका जो ये रेसेज होता है ये होता है 5 सेंटीमीटर लंबा, मतलब हाइट में 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब कि इन्हीं रिब्स के जो बीच में इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहीं पर डालनी है ताकि हमारा लंग पंचर ना हो। हमारी निडल डायरेक्ट कहाँ जाए, हमारी निडल डायरेक्ट इस रेसेज में जाए, इस रेसेज यानी कि हमारे प्लूरल कैविटी में जाए, ओके। तो ये हो गया। तो इससे आप ये वाला मेजरमेंट, मतलब इससे आप क्या डिसाइड करेंगे, इससे आप डिसाइड करेंगे थोरेकोसेंटेसिस। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोरेकोसेंटेसिस, थोरेकोसेंटेसिस, ओके। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा कौन सा, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस। तो मैं देखिए कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस के लिए मैंने 2 पॉइंट बताए थे, और 2 पॉइंट कौन से थे, ये वाले। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोस्टो डायफ्रेगमेटिक एंड सेकंड पॉइंट ऑफ कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस, ओके। तो आप एक बार देख लेना, ये दोनों पॉइंट हो गए उसके। एंड 3 पॉइंट हो गए किसके, कोस्टो मीडिएशनल रेसेस के लिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि जो रेसेज है ना, रेसेज, इसके लिए भी मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट बताने थे। इस रेसेज के 3 पॉइंट बताने हैं, रेसेज के बारे में कॉमन 3 पॉइंट, इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन रेसेज के लिए 3 पॉइंट बताने थे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पीछे बता रहा हूँ, ओके। लेकिन आपको जो अभी मैं पीछे 3 पॉइंट बताऊँगा, उन तीनों पॉइंट को आपको कहाँ लिखना है, उन तीनों पॉइंट को आपको यहीं एडजस्ट करना है, थोड़ा छोटा छोटा लिखिए, ओके। तो रेसेज के लिए मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला पॉइंट होगा हमारे पास कि एक्सटेंशन ऑफ प्लूरल कैविटी, EXTENSION, एक्सटेंशन ऑफ प्लूरल कैविटी। हमने बोला ना, इतनी देर से बोल रहा हूँ ना मैं यार, कि अगर ये प्लूरल रेसेज क्या होते हैं, कोई भी कैविटी का रेसेज होते हैं,
ओके मतलब केविटी होती है उसका एक्सटेंशन ही रेसेस कहलाते हैं। मैंने बोला था ना वो गुब्बारा फुला दिया, गुब्बारा की वाल को खींचा तो उसी के साथ साथ हमारी केविटी एक्सटेंड कर गई गुब्बारे के अंदर की, तो उसे क्या बोलेंगे रेसेस। अगर ओके और यहाँ से भी डिसाइड हो रहा है हम इस रेसेस कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं डायफ्रेगमेटिक वाले के लिए कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस इसके थ्रू क्या कर रहे हैं थोरेकोसेंटेसिस कर रहे हैं, मतलब हम हमारे प्लूरल केविटी के फ्लूइड को निकाल रहे हैं। तो ऑफकोर्स फ्लूइड कहाँ होगा प्लूरल केविटी में, और ऑफकोर्स ये क्या है कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रेसेस, ये क्या है दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लूरल केविटी। तो ऑफकोर्स रेसेस क्या होते हैं दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लूरल केविटी। हम प्लूरा पढ़ रहे हैं तो प्लूरल केविटी का एक्सटेंशन होगा। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा, हमने बोला 3 पॉइंट बताएंगे रेसेस के लिए। सेकंड पॉइंट होगा कि जो रेसेस होते हैं ना इन्हें हम ओनली एक्सपायरेशन के दौरान ही देख सकते हैं, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ही देख सकते हैं। वो कैसे आप खुद सोचिए, इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी ओनली इन एक्सपायरेशन, क्योंकि देखिए ना जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, एक्सपायरेशन मतलब हमारे लंग्स की साइज छोटी हो जाएगी, लंग्स की साइज छोटी हो जाएगी तो हमें जो रेसेज है ना केविटी का एक्सटेंशन ये एकदम क्लियर दिखेंगे। लेकिन यहाँ लिखा भी था मैंने फिल बाय एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग ड्यूरिंग क्विक ब्रीथिंग, जब हम हल्की सी भी इंस्पायरेशन करेंगे, हल्की सी भी सांस अंदर लेंगे तो ऑफकोर्स ये रेसेज दोनों जो ये रेसेज किसके द्वारा फुलफिल हो जाएंगे, ये रेसेज हमारे फुलफिल हो जाएंगे एंटीरियर मार्जिन ऑफ लंग्स के थ्रू। ओके हाँ मानता हूँ कि लेफ्ट वाला बड़ा होता है तो ये कम होगा, ये पूरा फुलफिल नहीं होगा, राइट वाला हो जाएगा। लेकिन वही कि अगर हमने इंस्पायरेशन कर लिया ना तो हमें केविटी तो दिखेगी नहीं, प्लूरल केविटी तो दिखेगी नहीं। अगर प्लूरल केविटी दिखी नहीं तो ऑफकोर्स उसके एक्सटेंशन भी नहीं दिखेंगे। ओके इसीलिए हमें अगर इन दोनों रेसेस को ढंग से देखना है तो हम कब देखेंगे, हम मतलब बंदे का एक्सरे कब लेंगे या फिर देखना हो तो कब देखेंगे, हम बंदे का तब देखेंगे जब मतलब हम बंदे को बोलेंगे कि आप एक्सपायरेशन कीजिए, उसके बाद हम उसका एक्सरे लेंगे, तब जाके हमें ये रेसेस एकदम ढंग से दिखेंगे। ओके तो एक्सपायरेशन के दौरान ही हमें ये रेसेस एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट होगा इंस्पायरेशन वाला, तो वही लिख रहा हूँ दीज आर रिजर्व फॉर लंग RESERVE रिजर्व फॉर लंग एक्सपेंशन। रिजर्व फॉर लंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। अब ये क्या है चलिए बताते हैं आपको। INS इंस्पिरेशन मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो केविटी का एक्सटेंशन होता है उन्हें रेसेस बोलते हैं। वो क्या होते हैं, वो एक तरफ से रिजर्व्ड है, मतलब कि अगर कोई बंदा जब डीप इंस्पिरेशन करेगा ना, बहुत डीपली कोई बंदा दौड़ रहा है तेजी से, तो जब डीप इंस्पिरेशन करेगा तो ज़्यादा हवा अंदर आएगी तो ऑफकोर्स लंग्स को फैलने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए। एंड ज़्यादा एरिया चाहिए मतलब कि ऑफकोर्स उसके लिए कोई एरिया पहले से रिजर्व होना चाहिए, ज़्यादा एरिया रिजर्व होगा पहले से ही, तभी तो लंग्स आराम से डीप इंस्पिरेशन के थ्रू फैल जाएगा। ओके तो वहीं तो ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन जब हम ज़्यादा सांस अंदर लेते हैं तो हमने अभी बोला ना इस पॉइंट में वो समझाया था आपको कि अगर कोई बंदे ने बहुत ज़्यादा हवा हमारे लंग्स के अंदर भर दी, अगर हवा हमारे लंग्स के अंदर भर दी तो हमें ये दोनों रेसेस दिखाई नहीं देंगे। अगर दोनों रेसेस दिखाई नहीं दिए तो ऑफकोर्स रेसेस क्या हुए, ये दोनों रेसेस हुए एक टाइप से रिजर्व स्पेस फॉर लंग्स एक्सपेंशन। मतलब कोई इमरजेंसी में अगर लंग्स को ज़्यादा एक्सपेंड कराना पड़ गया तो वो लंग कहाँ एक्सपेंड होगा, कहाँ फैलेगा, इन रेसेस में फैलेगा वो। ओके तो तभी तो हमने बोला कि इंस्पायरेशन के ड्यूरिंग कोई बंदा अगर ज़्यादा हवा अंदर ले लेता है तो हमें ये रेसेस दिखाई नहीं देंगे। ये रेसेस हमें कब दिखाई देंगे, जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, जब बंदे को हम एक्सपायरेशन के लिए बोलेंगे तभी ये रेसेस हमें एकदम क्लियर दिखाई देंगे। इंस्पायरेशन में दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये रेसेस होते हैं रिजर्व्ड स्पेस फॉर इंस्पायरेशन। जब भी इंस्पायरेशन करेंगे तो लंग्स का एक्सपेंशन होगा, तो इन्हीं रेसेस में हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। तो आई होप आप मेरे पास समझ गए होंगे। तो दीज आर द 3.4 रेसेस RECESS। ओके तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको ऐसे अलग नहीं लिखना है। स्पेलिंग सही लिखिएगा, मैंने कहा गया ये रहा RECESS। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको यहीं पर एडजस्ट करना है। ओके
तो दीज आर 3 पॉइंट्स फॉर रेसेस। ओके, एंड इसके बाद हम आते हैं हमारे थ्योरी के लास्ट एंड फाइनल पार्ट पर, जो कि यह हमारा एक्सटेंशन बियॉन्ड थोरेसिक केज, कि हमारा जो पैराइटल प्लूरा होती है वो थोरेसिक केज के बाहर कहाँ कहाँ एक्सटेंड करती है। तो देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा टोटल आपको 5 जगह, कि 5 जगह पर हमारी पैराइटल प्लूरा या बोल दीजिए प्लूरल कैविटी हमारे थोरेसिक केज के भी बाहर एक्सटेंड करती है 5 जगह पर। वो 5 जगह क्या होती हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ रूट ऑफ नेक एज सर्वाइकल प्लूरा, रूट ऑफ नेक में कैसे? एज सर्वाइकल प्लूरा। देखिए ये पॉइंट कुछ बुक्स में लिखा है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा बस ध्यान में रखना कि ऐसा भी कोई पॉइंट होता है। ओके, नो प्रॉब्लम, अगर छोड़ दोगे तो चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ क्या जा रहा है। 1 मिनट और लगेंगे पढ़ने में। ओके, तो रूट ऑफ लंग्स एज सर्वाइकल प्लूरा, तो ऑफ कोर्स ये राइट साइड भी होगा, लेफ्ट साइड भी होगा, तो 2 तो यही हो गए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट, तो 2 जैसे हमने बोला 5 होते हैं, तो 2 तो यही हो गए। एंड उसके बाद मैं आता हूँ सेकेंड पॉइंट, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। ऑफ कोर्स ये कहाँ होगा आप खुद देखिए। कोस्टो मतलब हमारी हमारी रिप्स। ओके, एंड पीछे की साइड मतलब वर्टिब्रा यानी पीछे की साइड, मतलब पीछे की साइड मिलेंगे ये। तो ऑफ कोर्स ये भी 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो हमने बोला 5 में से हमने 4 बता दिए, 2 तो ऊपर वाले, 2 नीचे वाले, एंड फाइनली एक होगा नीचे, एक लास्ट एंड फाइनल, जो कि होगा हमारे पास जिफी कोस्टल। मतलब ये एकदम आगे की साइड मिलेगा, स्टर्नम के जस्ट नीचे। स्टर्नम पता है ना, जिफॉइड प्रोसेस वहाँ पर, तो जिफी कोस्टल, COSTAL, जिफी कोस्टल एंगल। एंड ऑफ कोर्स ये आप खुद दिमाग लगाइए कितने होते हैं, एक ही तो होगा, क्योंकि जिफॉइड प्रोसेस एकदम सेंटर में होता है। सॉरी गलती हो गया, जिफॉइड प्रोसेस एक होता है, सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है जिफी कोस्टल यानी कि जिफॉइड प्रोसेस के लेफ्ट साइड भी कोस्टल कार्टिलेज होती है, राइट साइड भी कोस्टल कार्टिलेज होती है। तो ऑफ कोर्स ये जिफी कोस्टल एंगल ये भी 2 होते हैं, लेकिन आपको ओनली राइट साइड वाले जिफी कोस्टल एंगल पर ही मिलता है एक्सटेंशन। ओके, ओनली राइट वाले पर मिलता है, लेफ्ट वाले पर नहीं मिलता है। ओके, तो ये 5 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारी पैराइटल प्लूरा थोरेसिक केज के भी बियॉन्ड एक्सटेंड कर जाती हैं। ओके, एंड इनको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ये 5 चीज़ें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोई बंदा अगर सर्जरी वाला बंदा है ना, तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर भी आपको प्लूरा मिल सकती है। क्योंकि वहीं ना अगर उसने ये ध्यान नहीं दिया, वो गलती से प्लूरा रप्चर हो गई, थोड़ा सा भी पैराइटल लेयर में कट लग गया, तो आप समझते हो ना क्या होता है। पैराइटल लेयर और प्लूरा में कट लगने का मतलब है कि लंग्स पर एकदम भाई मतलब लंग्स की सामत आ जाएगी, पूरे लंग्स की वाट लग जाएगी। ओके, तो उस सर्जरी वाले बंदे को इतना आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर भी हमारी पैराइटल प्लूरा होती है, ताकि वो बंदा एकदम सेफ सर्जरी कर सके। क्योंकि वही मैंने बोला ना, पैराइटल प्लूरा पर थोड़ा सा भी इंसिजन का मतलब समझते हो ना क्या होता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है उस बंदे के साथ, अगर पैराइटल प्लूरा पर थोड़ा सा भी कट लग गया। तो मैं वही पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इन 5 पॉइंट्स को पढ़ने का रीजन क्या था? ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीड्यूर SURGI during surgical procedure, pleura injured at this site, PLEURA, pleura injured, INJURED, pleura injured at the site, at these sites। ओके, मतलब सर्जरी के दौरान इन साइट्स पर हमारी प्लूरा इंजर्ड हो सकती है, इसलिए सर्जन को ध्यान रखना होना चाहिए कि यहाँ पर भी हमारी प्लूरा का एक्सटेंशन मिलता है। ओके, तो हमने पूरा का पूरा चार्ट आपको अपलोड कर दिया है। हमने यहाँ पर जितना भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिख रखा है, इसकी एक एक लाइन को हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके, हाँ, तो देखिए हमारा पूरा का पूरा प्लूरा का थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है। देखिए मैंने 1 पेज के अंदर जैसे जैसे इसकी 1 पेज में जो मेरा ये 1 पेज है, इसकी एक एक लाइन को मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है आपको। ओके,
तो अब आप भी ऐसे ही जैसे मैंने एक पेज में कर रखा है वैसे कर लेना। एंड ओके, एंड इसके बाद हमारी लास्ट वीडियो आएगी प्लूरा के डायग्राम की, जो ज़्यादा नहीं होगी, 5-7 मिनट की होगी। तो इसके बाद हम बताएंगे प्लूरा का डायग्राम, एंड उसी के साथ हम पूरे के पूरे प्लूरा को ख़त्म करेंगे। ओके, एंड यार वही यार कि यार किसी भी टॉपिक को 1 पेज में लाना थोड़ा भारी पड़ता है, मतलब टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। तो ऑफकोर्स यार आप भी उस थोड़ा मेहनत का फल दिखाना, वही थोड़ा शेयर वेयर करना अगर वीडियो में दम लगा हो, ताकि मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिले आपका, मुझे भी लगे कि हाँ यार बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो फिर मैं ऐसे ही 1 पेज वाली वीडियोज़ आपको आगे देता रहूँ। बाय।